सो वेलकम गाइस हमारे लेक्चर नंबर 10 में जो है आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आई होप आपने वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 कंप्लीट कर लिए जिसमें आपका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन तक था। ठीक है, नाउ अब वर्कशीट नंबर 3 से स्टार्ट होगी जो कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड है। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं, सिर्फ नॉर्मल बाइनोमियल जो था प्रोबेबिलिटी के केस में आ जाता है बस। तो ये आपको जैसे कि आप फैमिलियर हो उस फॉर्मूले से, ये बाइनोमियल का फॉर्मूला होता है, इसी को आप यूज़ करते हैं। थोड़े नोटेशन चेंज हो चुके हैं यहाँ पे। तो जो पी होता है यहाँ पे वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट। अगर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम निकालें किसी ए इवेंट के हैपन होने की, जैसे सपोज करो मैंने एक कॉइन टॉस किया और हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट इज़ 1/2। ठीक है, और उसी केस में अगर हम बोलते हैं अगर हेड ना आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो उसको हम ऐसे कह सकते हैं। तो वो आता क्या है, टेल आता है जिसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, 1 - 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 1/2। तो इस केस में P ये हो गया और Q ये हो गया। अगर मैं कोई और एग्जांपल लेके दिखाऊँ आपको, सपोज करिए एक डाइस हम थ्रो करते हैं, ठीक है, और 2 आने की प्रोबेबिलिटी हम देखते हैं। तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूं तो वो हो जाएगी 1/6। ठीक है, तो ये इस केस में P आ गया। और 2 ना आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है, तो उस केस में हम कर देंगे यहाँ पे 2 नहीं आने पे क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो उस केस में Q की वैल्यू बन जाएगी 1 - P, यानी 1 - 1/6 विच इज इक्वल्स टू 5/6। तो ये ना आने की प्रोबेबिलिटी होगी विच इज Q। तो एक सक्सेस है, दूसरा सक्सेस नहीं है, इस तरीके से हम मानते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। सो पहला क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 हेड्स इन 6 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन। तो 4 हेड्स निकालने हैं हमें इन 6 टॉसेस। तो अगर हमने एक बार, अब एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ पहले, यहाँ पे क्या हो रहा है, आर सक्सेस बता रहा है। अब आर सक्सेस नंबर ऑफ टाइम हो सकता है, मतलब अगर मैंने एक कॉइन को 20 टाइम्स टॉयस कर दिया है और मैं पूछ रहा हूँ कि 4 टाइम्स हेड आए तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो वो वहाँ पे n जो 20 टाइम हमने टॉस किया है वो n हो जाएगा, और 4 हेड आए तो वो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या, सक्सेस कितनी बार आना चाहिए, 4 बार। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला डिफाइंड है। तो इसीलिए हमने ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं जब ऐसे हम नंबर ऑफ टॉसेज या नंबर ऑफ इवेंट्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं तो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं। अब इतना ज़्यादा भी नहीं होगी, 50 अगर हम करते हैं तो वो हम कैलकुलेट बाइनोमियल से नहीं कर पाते हैं, वो बहुत ज़्यादा आपके क्या कहते हैं ट्रायल्स हो जाते हैं। तो आर और एन की वैल्यू इतने ज़्यादा के लिए हम नहीं करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। वो हम बताएंगे वो अगर इतना ज़्यादा आ जाता है तो हम किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो 10, 12 इतना तक अगर हम करते हैं, जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि अगर हमने 6 टॉस कर दिए और हमें 4 हेड्स चाहिए, ठीक है, तो एक फेयर कॉइन में, तो हमारे पास हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है, यानी हेड ना आने की। ठीक है, इस केस में हमारे पास n कितनी बार हमने टॉस किया, 6 हो गया, 6 बार, और r कितना हो गया, हमें 4 बार निकालना है। तो हम पी आर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, NCR, p की पावर r एंड q की पावर n-r, यही फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, तो NCR मतलब 6c4, p इज 1/2 की पावर 4 एंड 1/2 की पावर 6 - 4 इज 2। तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका। इसको आप सॉल्व करोगे तो 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, तो वो कट जाएगा और यहाँ बचेगा आपका 2, और ये आ गया 1/2 की पावर 6। दिस इज 15 × 1/6 की पावर 1/2 की पावर 6 विच इज 1/64। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन एज्ड 60 विल लिव टू बी 70 इज 0.65। तो क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो एज 60 का मैन है वो 70 तक जी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 0.65। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 0.65। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 10 मैन
नाउ 60 एटलीस्ट 7 विल बी लिव टू बी 70। अब इसके लिए सबसे पहले तो Q निकाल लेते हैं, दैट इज 1 माइनस 0.65, तो ये आ गया हमारे पास 0.35। अब उन्होंने पूछा कि प्रोबेबिलिटी डेट एटलीस्ट 7 मैन लिव अप टू 70, जो भी 60 एज वाले हैं वो 70 तक जिए। प्रोबेबिलिटी डेट एटलीस्ट 7 मैन, 7 मैन का मतलब क्या हो गया, 7 8, मतलब एटलीस्ट 7 या 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं और 10 भी हो सकते हैं। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, जो आप 70 विल बी लिव टिल 70। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि 7 भी लेना पड़ेगा, 8 भी लेना पड़ेगा, 9 भी लेना पड़ेगा और 10 भी लेना पड़ेगा। यानी हमें निकालना है P7 प्लस P8 प्लस P9 एंड प्लस P10। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है P7 अगर मैं निकाल रहा हूं तो ये 10 C7 और यहाँ पे आ जाएगा P की पावर R, R मतलब 7 और Q की पावर 7, सॉरी हमने N अभी हमने नहीं देखा, N कितना है हमारे पास, 10 है टोटल, N हमारे पास 10 है, आउट ऑफ 10 उन्होंने बोला। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और Q की पावर 3 प्लस 10C8 P की पावर 8 Q की पावर 2, ठीक है, प्लस 10C9 P की पावर 9 Q की पावर 1 एंड प्लस 10C10 P की पावर 10 और Q की पावर 0। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 10C7 की वैल्यू कितनी हो जाती है, इट्स 10 इंटू 9 इंटू 8 और बाकी 3 आपका 3 बचता है नीचे, 3 इंटू 2 ये बचेगा। P की पावर 7 मतलब P हमारे पास 0.65 था, 0.65 की पावर 7 और Q है हमारे पास 0.35 का क्यूब प्लस 10C8 हो जाएगा आपका 10 इंटू 9 अपॉन 2, ये आ जाएगा 0.65 की पावर 8 और 0.35 की पावर 2 प्लस 10C9, तो ये आ जाएगा आपका 10 0.35 की पावर 1 और 0.65 की पावर 9 और प्लस 1 इंटू 0.65 की पावर 10 और ये 0.35 की पावर 0। तो इसको आप कैलसी से सॉल्व कर सकते हो, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 0.5067। इसको सॉल्व कर लेंगे आप तो, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था। सो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। सो ये क्वेश्चन नंबर है आपका 8। बाकी सारे क्वेश्चन आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं और अगर नहीं प्रॉब्लम आती है तो हम डाउट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, अंडरग्राउंड माइन हैज़ 5 पम्प्स इंस्टॉल्ड फॉर पंपिंग आउट स्टॉर्म वाटर, ही द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी वन ऑफ पम्प्स फेलिंग ड्यूरिंग द स्टॉर्म इज 1/8। तो P इज फेलिंग यानी Q की वैल्यू हमें दे रखी है 1/8, ठीक है। और हमारे पास पम्प्स कितने हैं, 5 है, तो N आपका 5 हो गया। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 7/8, ठीक है, 1 माइनस Q। अब उन्होंने हमसे पूछा है कि फर्स्ट प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एटलीस्ट 2 पम्प्स विल बी वर्किंग। तो 2 पम्प्स विल बी वर्किंग का मतलब क्या हो गया, एटलीस्ट 2 पम्प्स मतलब एटलीस्ट 2 पम्प्स, इसका मतलब क्या हो गया, आपको P2 और 3 और 4 और 5 निकालना है, ठीक है। तो मतलब आपको P2 प्लस P3 प्लस P4 एंड प्लस P5 ये सारी वैल्यूज निकालनी है। तो P2 का मतलब हो गया कि 5C2 7/8 की पावर 2 और 1/8 की पावर
3 प्लस 5c3 7/8 की पावर 3 1/8 की पावर 2 प्लस 5c4 7/8 की पावर 4 और 1/8 की पावर 1 एंड प्लस 5c5 7/8 की पावर 5 एंड 1/8 की पावर 0। ठीक है, तो यहाँ से 1/8 की पावर 5 कॉमन ले सकते हो, तो यह आ जाएगा 10 इंटू 49, क्योंकि यहाँ 5c2 आपका 10 होता है और 7 7 ज़ा 49 प्लस 5c3 ये भी आपका 10 होता है। 10 इंटू 7 की पावर क्यूब ये हो जाएगा 343 प्लस 5c4 5 इंटू यहाँ पे हो जाएगा पावर 4 यानी 2401 एंड प्लस यहाँ 1 पावर 5 यानी 16807। सो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 32732 अपॉन 8 की पावर 5 विच इज इक्वल्स टू 8183 अपॉन 8192 एंड दिस इज इक्वल्स टू, यही छोड़ देते इसका आंसर, पॉइंट में भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट क्या है? इसका सेकंड पार्ट है आपका ऑल द पंप्स विल बी वर्किंग ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर स्टॉर्म, मतलब सारे पंप्स वर्क कर रहे हो, मतलब P5 पांचों पंप वर्क कर रहे हैं। तो P5 का मतलब क्या हो गया? 5C5 P की पावर 5 Q की पावर 0 विच मीन्स 5C5 विच मीन्स 1 और P की पावर 5 यानी 7/8 की होल पावर 5। तो ये आ जाएगा आपका 16807 अपॉन 32768, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ना इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी है और आप बाकी के जितने क्वेश्चंस हैं एटलीस्ट आप 13 क्वेश्चंस तक, जो वर्कशीट नंबर 3 है इसमें 13 क्वेश्चन तक ट्राई करिए। ठीक है, डाउट आएंगे तो हम डाउट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।